हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, व्यक्तित्वों की श्रृंखला में हमने बहुत सारे व्यक्तित्वों को छुआ है, यानी हमने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों के बारे में बातचीत की है, जिनके ऊपर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण था वो हमने किया, यानी बहुत आवश्यक था। जो प्रश्न बनते थे उनकी हमने बातचीत की, क्योंकि किसी भी व्यक्तित्व की पूर्णता के बारे में हम पूरी डिटेल से हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। इसलिए कंपटीशन से अतिरिक्त जब हम लोक आख्यानों के पर चलते हैं या गांव की चौपाल पर जब बात करते हैं बैठ करके, तो फिर किसी भी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न प्रसंगों के बारे में बात कर सकते हैं। पर यहाँ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वह हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उचित नहीं है, इसलिए बहुत रोचक होते हुए भी उनको छोड़ना पड़ता है। और जो तथ्य हमारे एग्ज़ाम के लिए ठीक हैं, आने वाले हैं या पीछे आ चुके हैं, उनकी ही हमने बातचीत की है। आइए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू ज़िले में एक ऐसे वीर हवलदार मेजर पीरू सिंह के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के टिथवाल में राजपूत बटालियन की 6ठी रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट की जो 6ठी बटालियन है, उसमें पोस्टेड रहते हुए शहादत प्राप्त की 1948 में। तो हवलदार मेजर पीरू सिंह। हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। दोस्तों, मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि जो शेखावाटी का इलाका है, शेखावाटी क्षेत्र है, सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिलों को मिला करके शेखावाटी हम कहते हैं। शेखावाटी वीरों की धरती है और शेखावाटी में भी झुंझुनू जिला सर्वाधिक सैनिक देने वाला जिला माना जाता है। झुंझुनू जिले में आप देखिए कि चिड़ावा जो कस्बा है, चिड़ावा तहसील भी है, उसी के पास एक चिड़ावा से ही तहसील बनी है, सूरजगढ़ तहसील। तो चिड़ावा तहसील, सूरजगढ़ तहसील केंद्र और एक पिलानी, ये पिलानी जो घनश्याम दास बिड़ला जहाँ के थे, बिड़ला जी पिलानी। तो ये पिलानी जो कस्बा है जहाँ पर BITS है, बिट्स, आप सब जानते हैं। मैं जब घनश्याम दास बिड़ला की बात करूँगा तो मैं बिट्स की बात करूँगा अलग से। तो पिलानी जो शहर है, इस पिलानी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर रामपुरा बेरी नाम का एक गाँव है, और इसी गांव की मिट्टी से जो लाल उत्पन्न हुआ, यानी इस धरती को यूँ कहें कि इस धरती को और अधिक गौरव प्रदान करने वाला जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ, जो बेटा उत्पन्न हुआ इस धरती का, जो रत्न हुआ, उसका नाम था हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत ये राजपूत बटालियन में था, यानी रेजिमेंट के अंदर बटालियन होती है, रेजिमेंट बड़ी होती है, बटालियन छोटी होती है। तो राजपूत जो राइफल्स थी, राजपूत राइफल्स की 6ठी बटालियन, छठी बटालियन में नियुक्त था हवलदार मेजर पीरू सिंह। पीरू सिंह के ऊपर कितने सारे भजन आ चुके हैं। एक बार संयोग ऐसा बैठा था कि मेरे पास भी NCC थी। NCC हवलदार मेजर पीरू सिंह के ही पौत्र भी उसी NCC कैंप में था। अब तो मुझे धुंधला सा याद है, बहुत उसका नाम याद नहीं है, पर वो रागनी गाता था। हरियाणा में जो रागनी परंपरा है, वो रागनी गाता था, और हवलदार मेजर पीरू सिंह की शहादत के ऊपर बहुत शानदार रागनी बना रखी थी। और हम सब कैडेट्स के सामने और हमारे जो सूबेदार थे उनके सामने उसने मटके के ऊपर उस रागनी को प्रस्तुत किया था। तो बहुत अच्छा, सबको बहुत प्रशंसा देनी पड़ी थी उनको कि भाई कितना शानदार। जिन व्यक्तियों ने रागनी नहीं सुनी थी, उन्होंने भी पहली बार रागनी सुनी और बहुत अच्छा उन्होंने गाया। अब वो उनके सगे पोते थे, वो कह रहे थे कि मैं उनका पोता हूँ।
तो हम सबको बहुत अच्छा लगा कि पीरू सिंह जी के पोते से हम रागनी सुन रहे हैं, कितना अच्छा समय है। तो खैर कुछ समय पहले भी बेरी नाम के गांव में मेरा जाना हुआ था, और बेरी गांव जब जाते हैं तब दाहिने हाथ को एक बहुत बड़ा मैदान है, जो जोहड़ है, बणी बोलते हैं, जोहड़ है, उसमें जो विद्यालय बना है और उसमें बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। शाम शाम को बच्चे रोज़ वहाँ पर तैयारी करते हैं, सेना पुलिस की तैयारी करते हैं। कितना जज्बा आज भी रामपुरा बेरी गांव में हमें दिखाई देता है। और बेरी गांव में आज जाते हैं तो आज भी जो पीरू सिंह के जो परिवार के लोग हैं, उन लोगों में आप देखिए कि अधिकांशतः सेना पुलिस में ही उनके बच्चे हैं, वो जाने का इच्छुक रखते हैं, सेना पुलिस में ही जाने की इच्छुक आज भी हैं। तो आप देखिए, कोई एक व्यक्ति अगर कोई गौरव का काम करके जाता है तो न केवल उसका परिवार, न केवल वो गांव, अपितु ये सारी धरा है, ये गौरवान्वित हो जाती है, वो देश का नाम रोशन करके चला जाता है। तो आप देखिए कि राजपूत राइफल्स की 6ठी बटालियन में नियुक्त था, और हवलदार मेजर पीरू सिंह ने जो शहादत है, यानी जो वीर गति पाई थी, जो वीर गति पाई, ये वीर गति 1948 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान कश्मीर को लेने के लिए, और कबायली 10,000 से अधिक जो कबायली हैं, कबायलियों के वेश में अपनी सेना सैनिकों को घुसा देता है। कुछ कबायली मिलते हैं, कुछ उनके सैनिक थे, और इस प्रकार एक बाकायदा सेना ने आक्रमण किया, पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया। वो तो भारतीय सेना के जो सैनिक हैं, हमारे सैनिकों के बारे में तो कहा ही जाता है कि इनके जो साहस और शौर्य है वो साधनों के यूँ कहे कि मोहताज नहीं होते, संसाधनों के मोहताज नहीं होते। अपने हौसलों से ये अपने लक्ष्य को प्राप्त किया करते हैं। चाहे 1948 की बात करें, चाहे हम 62 की बात करें, 71 की बात करें, या फिर हम कारगिल वार की बात करें, हर समय हमारे देश के योद्धाओं ने, हमारे देश के सैनिकों ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। हो सकता है 1962 में पंडित नेहरू की भ्रम वाली नीति के कारण वो भ्रम में थे कि चीन हमारा मित्र है, और सेना को ऑर्डर नहीं दिया, संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए। ऐसा पुराने जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो ऐसी बातें बताते हैं, तो उसके कारण हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। यानी हमारे सरकार की, उसमें तत्कालीन सरकार की जो नीति में कहीं न कहीं निर्णय लेने में कोई ढिलाई हुई, या फिर कोई भ्रम हुआ होगा, तो उसके कारण, परंतु सैनिकों ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ भी 1948 के अंदर भी, 1948 में भी सैनिकों ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया, और इसी वीरता के प्रदर्शन के समय ही ये दुश्मन के सैनिकों को मारते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और मरणोपरांत इन्हें 1952 में देश का सबसे बड़ा जो वीरता का जो सम्मान होता है वो दिया गया, वह परमवीर चक्र। तो मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र दिया गया, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया 1952 में। तो ये 1952 में, अच्छा, इसमें अपने लिए जो अच्छा प्रश्न ये है कि एक तो ये इनके बारे में जानना ही चाहिए। कोई भी देश अपने उन वीरों के बारे में अगर अपनी पीढ़ी को नहीं बताएगा, तो फिर वीरता का भाव, वो त्याग और वो शौर्य का भाव है, वो कहीं धूमिल हो जाएगा। इसलिए बताना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। एक हमारे लिए जो प्रश्न है वो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये मित्रों कि भारत का जो पहला परमवीर चक्र अगर किसी को दिया गया, तो पहला परमवीर चक्र है तो वो किसको दिया गया? मेजर पीरू सिंह शेखावत। आप जब झुंझुनू शहर जाएंगे तो झुंझुनू शहर में पीरू सिंह सर्किल इनके नाम पर ही बनाया गया है, और वहीं पास में इनके हाथ में राइफल लिए हुए युद्ध में प्रदर्शन जैसी जो मूर्ति है वो बनाई गई है। पीरू सिंह सर्किल उसे आज भी कहते हैं।
ऐसे ही इनकी एक जो मूर्ति इनके गांव में बेरी जो गांव है वहाँ भी इनकी मूर्ति है वो बनाई गई है। तो आप देखिए मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र दिया गया। तो परमवीर चक्र से सम्मानित है ये भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है? ये मेजर पीरू सिंह शेखावत हैं। तो मेजर पीरू सिंह शेखावत के ऊपर ये दो प्रश्न हैं, ये आप याद रखिए। राजपूत राइफल्स की 6ठी बटालियन से थे और ये जम्मू कश्मीर के टिथवाल में नियुक्त थे। जम्मू कश्मीर के टिथवाल नामक स्थान पर नियुक्त थे। तो जो नियुक्ति थी उस समय युद्ध के समय कहाँ थे? युद्ध के समय टिथवाल जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर युद्ध के समय इनकी नियुक्ति थी। तो हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत के ऊपर ये जो 2-3 प्रश्न हैं ये आप याद रखिए। इसके बाद हम झुंझुनू जिले में, देखो झुंझुनू जिला ही ऐसा है कि इसमें एक के बाद एक बहुत सारी हस्तियां हैं। आप देखिए 1888 से 1983 तक पंडित झाबरमल शर्मा ने भी इस धरती को पावन किया। तो पंडित झाबरमल शर्मा 1888 से 1983 तक इनका जीवन काल रहा। पंडित झाबरमल शर्मा, पंडित झाबरमल शर्मा विद्वान व्यक्ति थे। पंडित झाबरमल शर्मा कलकत्ता में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। ये जसरापुर नामक गांव के निवासी थे। झुंझुनू जिले में जो गांव है यानी इनका जो मूल निवास है वो है जसरापुर। जसरापुर, तो जसरापुर गांव को ही धन्य कर दिया साहब पंडित झाबरमल शर्मा ने। पंडित झाबरमल शर्मा इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। इनके द्वारा कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई 1914 में। कलकत्ता, उस समय कलकत्ता ही कहते थे, समाचार कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड की जो स्थापना है ये इन्होंने की और इनको राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहते हैं। जो उपनाम है इनका जो उपनाम है वो पत्रकारिता का भीष्म पितामह है। तो ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इस प्रश्न को ज़्यादा याद करेंगे। पत्रकारिता का भीष्म पितामह है। और मूल गांव कौन सा था इनका? जसरापुर। तो मूल गांव जसरापुर, पत्रकारिता का भीष्म पिता पंडित झाबरमल शर्मा। तो पंडित झाबरमल शर्मा के योगदानों के कारण इनको भारत सरकार द्वारा 1982 में और इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आप देखिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में संजीदगी से राजस्थान के अंदर जो काम करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो यही थे, झाबरमल शर्मा। यद्यपि सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र माना जाता है जो महाराणा सज्जन सिंह के समय, परंतु राजस्थान में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आधुनिक पत्रकारिता के क्षेत्र में ढंग से काम किया तो वो व्यक्ति कौन थे? पंडित झाबरमल शर्मा थे। इन्होंने बाकायदा इसके लिए संस्थाओं की स्थापना की और फिर उसे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। इसीलिए भारत सरकार ने इन्हें 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और अगले साल 1983 में जयपुर में इनका देहांत हुआ। तो आप देखिए कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह, इन्होंने एक किताब की रचना भी की थी मित्रों, और वो किताब ये उस समय राजस्थान और नेहरू परिवार के ऊपर इन्होंने किताब लिखी। राजस्थान और नेहरू परिवार नाम से एक किताब की रचना इन्होंने की थी। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि पंडित झाबरमल शर्मा, हवलदार मेजर पीरू सिंह
आप देखिए कि घनश्याम दास बिड़ला, ये झुंझुनू जिले को सम्मानित करने वाले जो बड़े व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम और ले लेते हैं अपन, घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। दोस्तों, बिड़ला का नाम किसने नहीं सुना? टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी, आपने भारत के इन उद्योगपतियों का सरनेम आपने खूब सुना है। उसमें से एक सरनेम, ये जो बिड़ला सरनेम है, ये झुंझुनू जिले से है और झुंझुनू जिले के पिलानी नाम के कस्बे से है। तो घनश्याम दास जो बिड़ला है, ये झुंझुनू जिले के पिलानी के निवासी थे। तो मूल निवास पिलानी। झुंझुनू जिले के पिलानी के निवासी थे। बहुत सारे आख्यान हैं, बहुत सारी कहानियां हैं कहने के लिए, उसमें हमारे लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर एक छोटी सी बात सुनाते हुए मैं वापस बढ़ता हूँ। पिलानी से दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर के बाद एक कस्बा आता है, आजकल तहसील के अंदर है, उसका नाम है चिड़ावा। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी। चिड़ावा कस्बे में कहते हैं कि एक ऐसे संत थे जो केवल एक हांडी में ही, हांडी को ही अपना पात्र, एक हांडी उनका पात्र था, उसी में ही वो भोजन करते, उसी में ही लघु शंका, वही सब कुछ उनका। बहुत फटे हाल रहते, लोग उन्हें पागल भी कह सकते हैं, इस प्रकार की कोई। और कहते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं ने कहा था कि आप इस दिशा में चले जाइए और प्रगति होगी। उसी दिशा में गए, प्रगति हुई और उसके बाद तो बस पीछे मुड़ के नहीं देखा। खैर, अब ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे आख्यान, बहुत सारी लोक प्रचलित जो दंत कथाएं हैं उनके ऊपर हैं। घनश्याम दास बिड़ला ने बहुत छोटी उम्र में ही एक समूह बनाया और उसको कहा बिड़ला ब्रदर्स। बिड़ला ब्रदर्स। बिड़ला ब्रदर्स नाम के समूह की जो स्थापना है, ये किसने की? ये घनश्याम दास बिड़ला ने की। बहुत छोटी उम्र में ही व्यापार की इनकी समझ है वो बहुत अच्छी हो गई थी। बिड़ला समूह है की जो स्थापना है ये 1918 में इन्होंने कर दी थी। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और जैसे जमनालाल बजाज के बारे में कहा जाता है, ऐसे ही ये भी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। और इसी के कारण ऐसा कहते हैं कि घनश्याम दास बिड़ला ने भी खूब दान दिया, कांग्रेस को भी हेल्प की और भी सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपना हेल्प की। इसलिए जो आप देखिए महादेवी वर्मा जो हिंदी की कवयित्री हैं, उन्होंने इनकी मृत्यु पर कहा था कि ये मृत्यु इति शुभम कहेगी, स्वयं मृत्यु इति शुभम इन्हें कर गई। तो यानी एक प्रमुख कवयित्री ने इनकी मृत्यु पर जो टिप्पणी की वो बड़ी इनको और अधिक महत्व का बना देने वाली जो टिप्पणी है। तो घनश्याम दास बिड़ला ने आप देखिए कि 1929 में एक कॉलेज खोला था, एक केवल इंटर कॉलेज खोला, एक इंटर कॉलेज खोला था बस। और यही इंटर कॉलेज आगे बढ़ करके 1960, यही इंटर कॉलेज फिर 1964 में जाकर के और BITS के नाम से विश्वविख्यात हुआ। घनश्याम दास बिड़ला ने BITS नाम की संस्थाएं हैं, ये केवल पिलानी में नहीं खोली, पहली पिलानी में जरूर खोली थी। उसका बाद देखिए आप, ये BITS कहाँ, ये BITS पिलानी में,
BITS पिलानी में है, पिलानी झुंझुनू ज़िले में, पिलानी कस्बा। ये BITS गोवा में है, ये BITS हैदराबाद में है। पिलानी के बाद दुबई में खोली, उसके बाद गोवा में खोली, गोवा भारत, और उसके बाद ये हैदराबाद में खोली। एक अपनी छाया यूनिवर्सिटी भी चलाती है, एकदम छाया विश्वविद्यालय, यानी एक उसके रिफ्लेक्शन के तौर पर कि एक मूल काम तो होगा कहीं और पर, केवल वहाँ पर स्टडी सेंटर है। तो बेंगलोर में स्टडी सेंटर भी चलाता है, पर मूल रूप से अगर BITS की हम बात करें तो पिलानी, दुबई, गोवा और हैदराबाद में इन्होंने BITS की स्थापना की। हाँ, ये पिलानी की जो स्थापना है ये घनश्याम दास जी बिड़ला के द्वारा की गई, और बाकी स्थापना है ये बाद की है, ये बाद की है 2000 ईस्वी में दुबई में, और उसके बाद क्रमशः गोवा और हैदराबाद में। यानी आज तक कुल मिला के जो BITS है, तो BITS का मतलब होता है बिड़ला इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिड़ला इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो इस प्रकार के BITS आज देखिए आप, ये एक विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक संस्थान आ गया है। जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं, IIT की तैयारी करते हैं, वो IIT कॉलेज के लिए जब अप्लाई करते हैं तो एक बार बिट्स में BITS के लिए वो ट्राई कर चुके होते हैं। यानी कितना महत्वपूर्ण संस्थान ये है। और देखिए यहीं पर सिरी भी है, जो कि रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर नए नए शोध होते हैं। तो एक विज्ञान के क्षेत्र में जो शोध का जो केंद्र है वो भी सिरी के नाम से, यहाँ पर बिट्स और सिरी दोनों ये एक ही परिसर में है, मानी दोनों परिसर पास पास में ही हैं। तो इस प्रकार पिलानी जैसे छोटे कस्बे का महत्व बिड़लाओं के कारण काफ़ी बढ़ गया है। या यूँ कहें कि अगर बिड़लाओं के द्वारा किया गया कार्य पिलानी से निकाल दें तो फिर पिलानी में कोई उल्लेखनीय वस्तु नहीं बच पाती है। तो आप देखिए कि इस प्रकार जो घनश्याम दास बिड़ला है उनका काफ़ी योगदान घनश्याम दास बिड़ला का रहा है। तो बिड़ला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान पिलानी जो बिट्स है वो यहाँ पर है, निजी तकनीकी। 1927 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की। 1927 में 1927 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन चैम्बर्स 1927 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो संस्था है दोस्तों, आप देखिए कि जो सिद्धराज ढड्डा जो हम पढ़ चुके हैं, जब हमने जयपुर के व्यक्तित्व पढ़े तब सिद्धराज ढड्डा को हमने पढ़ा था, दूसरा वही पढ़ा, पहला अर्जुन लाल सेठी पढ़ा। तो सिद्धराज ढड्डा भी इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष हैं वो रह चुके थे, एक बार उनको भी बनाया गया था। तो ये 1927 में ये घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा स्थापित किया गया। आप देखिए कि घनश्याम दास बिड़ला की दो चीज़ें आप याद कर लीजिए, एक तो BITS बिट्स और एक इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब देखिए कि इन्होंने जूट उद्योग के क्षेत्र में इनके द्वारा जूट उद्योग में भी कदम रखा गया था। पहले इनका मूल उद्योग ये नहीं था, परंतु इन्होंने जूट उद्योग में भी 1919 में जूट उद्योग में भी इन्होंने पदार्पण किया। घनश्याम दास बिड़ला ने, घनश्याम दास बिड़ला को राजस्थान में उद्योग जगत का पितामह भी कहा जाता है। यानी अगर इनका उपनाम हम देखें तो उद्योग जगत का पितामह कहा जाता है, उद्योग जगत का पितामह। तो साधारणतया जो एग्जामों में सरल प्रश्न आते हैं ना, वो
उपनाम को लेकर के, तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिया करते हैं साधारणतया। तो आप देख लीजिए कि ये प्रश्न तो कई बार पूछ लिया गया, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। पर जो बीट्स है पिलानी कितने स्थानों पर है? ये 4 स्थानों पर है, पिलानी, दुबई, गोवा और हैदराबाद। इसमें पिलानी में स्थापित किसने की? घनश्याम दास बिरला ने। कब की? ये 29 में एक इंटर कॉलेज के रूप में था, उसके बाद 64 से ये एक सम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। सम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था। तो एक तो ये उपनाम याद कर लीजिएगा, एक और एक ये जो इंटर कॉलेज, ये जो इंडस्ट्री, ये इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये याद करिएगा। बिरला ब्रदर्स की स्थापना करने वाले भी व्यक्ति कौन थे? ये घनश्याम दास बिरला थे। और मूल निवास कहाँ है इनका? पिलानी है। मूल निवास कहाँ है दोस्तों? पिलानी है। तो 3-4 बातें विशेष रूप से याद करिएगा। तो जूट उद्योग में कदम रखा, ये तो नहीं पूछेंगे कि कब कदम रखा, ये तो मैंने चलती जानकारी में एक आपको अन्य जानकारी दे दी है। तो घनश्याम दास बिरला के बारे में तो आप देखिए कि झुंझुनू में हमने काफ़ी परसेंटेज कर ली हैं झुंझुनू के अंदर, तो इसमें ये सब हमने कर लिया। अच्छा, इसमें आप देखिए कि हमने जो सीकर का जो किया है सीकर के बारे में हमने जो बातचीत की है, सीकर में अब तक हम सीकर कर चुके हैं। स्वामी केशवानंद की जो बातचीत है, मंगलोड़ा गांव सीकर के थे केशवानंद, वो और कर लेते हैं क्योंकि शिक्षा संत कहा जाता है, इसलिए शिक्षा संत कहा जाता है, इसलिए केशवानंद के बारे में थोड़ी चर्चा करनी ज़रूरी है। तो यद्यपि हम सीकर की चर्चा कर चुके थे, पर स्वामी केशवानंद है उनके बारे में जो बातचीत है वो छूट गई थी, तो हम स्वामी केशवानंद कर लेते हैं। तो अब तक हमने जयपुर में 3 पर्सनैलिटी के बारे में बातचीत कर ली थी, सीकर के बारे में बात कर ली थी, और हमने स्वामी केशवानंद के बारे में बातचीत कर ली थी। तो आप देखिए कि स्वामी केशवानंद है, स्वामी केशवानंद है। स्वामी केशवानंद का जो गांव है, मंगलूणा नाम का गांव है, मंगलूणा, और ये मंगलूणा सीकर में ही पड़ता है दोस्तों। मंगलूणा कहाँ पड़ता है? सीकर में ही मंगलूणा नाम का गांव पड़ता है। स्वामी केशवानंद को जाना क्यों जाता है? स्वामी केशवानंद को एजुकेशन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया स्वामी केशवानंद ने? तो चलिए उनके बारे में, उनके योगदान की चर्चा कर लेते हैं, और यही इसमें अपने लिए अच्छे प्रश्न हैं कि उनका योगदान क्या रहा, स्वामी केशवानंद का योगदान क्या रहा। दोस्तों, स्वामी जो केशवानंद है, स्वामी केशवानंद जिनको बिरमा के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने संस्कृत सीखी, यानी इनके जो गुरु थे ना, इनके गुरु, इनके गुरु जिससे उन्होंने 1904 के अंदर है वो संस्कृत सीखी थी, वो कुशलदास, साधु कुशलदास से, तो साधु कुशलदास से इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। मैं आपको इनकी जो उनकी योगदान है, साहित्य सदन, दीपक, ग्रामोत्थान, चल पुस्तकालय, इन सब की बात करूँ उससे पहले एक आपकी छोटी सी एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे दूं कि 1904 में साधु कुशलदास से इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, और बहुत अच्छे सीखी। कुछ बच्चे प्रारंभ से ही विलक्षण होते हैं और बहुत शुद्ध संस्कृत सीखी। एक बार इनको प्रयाग जाना हुआ, प्रयाग में कुंभ का मेला भरता है। प्रयाग अब तो आप जान गए होंगे, इलाहाबाद का नाम बदलकर यूपी सरकार ने पुनः पूर्व नाम दे दिया है इलाहाबाद को, और वो है प्रयागराज। तो वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, ऐसा माना जाता है। 2 नदियाँ तो ऊपर ऊपर दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती कहते हैं कि आंतरिक रूप से विलय होता है। उस स्थान को संगम स्थल कहते हैं। वहाँ पर बड़ा मेला यूपी सरकार द्वारा, आप सब जानते हो कि जो पिछला प्रयाग लगा था वो कितना भव्य व्यवस्था की थी,
जिसमें एक भी कोई जनहानि नहीं हुई थी या कोई और प्रकार की भी हानि नहीं हुई थी, जबकि हर बार मेलों के अंदर भगदड़ मौतें ये आम बात हुआ करती थी। पर इतना अच्छा मैनेजमेंट कि विश्व में एक 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 अनूठी मिसाल जो है कायम हो गई थी। खैर, मैं वापस लौटता हूँ मेरी बात पर। वहाँ पर एक अवधूत थे, यानी एक संत ही थे, उनका नाम था हीरानंद। अवधूत हीरानंद से जब इन्होंने बातचीत की तो अवधूत हीरानंद को लगा कि ये बालक इतनी अच्छी संस्कृत बोलता है, इतनी शुद्ध बोलता है, तो उन्होंने इनका नाम रख दिया केशवानंद। यानी केशवानंद इनका प्रारंभिक नाम नहीं था, इनका जो प्रारंभिक नाम है वो तो बिरमा था। यानी इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम था वो तो था बिरमा था। इनके बचपन का नाम तो बिरमा था, पर इनके जो दूसरे संत थे उन्होंने इनसे प्रभावित होकर इनका नाम केशवानंद रखा। तो इनका नाम क्या रखा? केशवानंद। किसने रखा? अवधूत हीरानंद ने इनका नाम केशवानंद रखा। इनका नाम केशवानंद रखा। कहाँ? प्रयाग में। तो याद रहे कहाँ रखा? प्रयाग में रखा। तो केशवानंद किसने रखा दोस्तों? अवधूत हीरानंद ने। तो ये जो सेपरेट जानकारी है ये आप याद रखिएगा। एक तो साधु कुशलदास, तो साधु कुशलदास थे, ये इनके गुरु थे। गुरु क्यों थे? कि क्या सीखी इनसे? संस्कृत सीखी। और जब प्रयाग गए मेले के अंदर, कुंभ में, तब अवधूत हीरानंद बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया? केशवानंद रखा। जबकि इनका मूल नाम क्या था? बिरमा था इनका नाम, बिरमा इनका मूल नाम था। खैर, ये तो एक प्रारंभिक परिचय की बात है, इसके ऊपर कोई प्रश्न बन भी सकते हैं। किसी का मन आए तो गुरु का नाम पूछ सकते हैं कि किससे शिक्षा प्राप्त की? केशवानंद, क्योंकि केशवानंद खुद शिक्षा संत के नाम से, राजस्थान के शिक्षा संत के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने किससे शिक्षा ली? तो साधु कुशलदास से। चलिए, ये घटना तो बता दी। अब मैं उन बातों पर आता हूं जिसके कारण इनका नाम लोकप्रिय हुआ। तो एक तो इन्होंने साहित्य सदन की स्थापना की। साहित्य सदन अबोहर नामक स्थान पर। अबोहर साहित्य सदन। फिर क्या हुआ मित्रों कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, दीपक। साप्ताहिक समाचार पत्र। ये भी कहाँ से निकाला? अबोहर, पंजाब में है, अबोहर से। दो बातें हुई जो इनके बारे में जानने वाली थी। साहित्य सदन, दीपक, ठीक। अब आप देखिए कि इनके बारे में और बातें, इन्होंने लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, कि पढ़ने के लिए सब प्रेरित हों, इसके लिए चल पुस्तकालय की स्थापना की। चल पुस्तकालय, चल वाचनालय, यानी भ्रमणशील। मोबाइल माने भ्रमणशील ही होता है। तो भ्रमणशील पुस्तकालय और भ्रमणशील पुस्तकालयों की स्थापना की। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उस समय ऐसा दिमाग में आया इनके कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो साधारणतः एक कमरे के अंदर किताबें रखते हैं, कोई आए पढ़ने के लिए। पर चल पुस्तकालय, आज ये उस गांव में जाएगा, आज उस गांव में बैलगाड़ी के ऊपर हो गया चल पुस्तकालय, और ये पुस्तकें लेकर के, और आज ये बैलगाड़ी वहाँ रखेगी उस गांव में।
आज उस गांव में आज इस तरह आप देखिए कि तिथियां बांट ली गई और गांव-गांव में इस प्रकार लोग वेट भी करने लगे, इंतज़ार करने लगे कि आज वो पुस्तकालय वाली गाड़ी हमारे यहाँ पर आएगी, हमारे गांव में आ गई तो आज है 1 सप्ताह का ही पढ़ने को मिल जाएगा। तो लोग पढ़ते थे तो पढ़ने को प्रेरित किया लोगों को। इसी प्रकार आप देखिए कि इन्होंने ग्रामोत्थान ग्रामोत्थान का कार्य किया। गांव का उत्थान कैसे हो, गांव का किस किस प्रकार से विकास किया जा सकता है। इस प्रकार से आप देखिए कि गांव के उत्थान के साथ साथ जो पुरातात्विक जो चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं, जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उनको संग्रहित करने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना की। तो संग्रहालय अगर भारत में संग्रहालय न हो तो शायद हम अपने इतिहास से रूबरू ही न हो, क्योंकि वो संग्रहालय ही तो हैं जो किताबों में लिखित बातों को सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार ग्रामोत्थान का कार्य किया और संग्रहालय। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो इनके इस उपनाम को सार्थक करती है कि राजस्थान के शिक्षा संत थे, वो ये कि 1944 से लेकर के 56 के मध्य यानी 12 सालों में इन्होंने बीकानेर क्षेत्र में अब आप अनुमान लगाइए कि एक आदमी उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं, आज तो संसाधन खूब है, आदमी खट से बाइक पर चला जाता है, गाड़ी से चला जाता है। उस समय के अनुसार अच्छा बीकानेर क्षेत्र आप देखिए उस समय कितना मरुस्थलीय इलाका है, पिछड़ा इलाका है। आज भी चूरू बीकानेर क्षेत्र में व्यक्ति जो घूमता है, बाइक से भी घूमता है तो बहुत जोर आता है। तो वहाँ गांव-गांव में घूम के बीकानेर के इस क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना की। कितने विद्यालयों की स्थापना उन्होंने कर दी होगी 2, 5, 10, 15, 20 कितने। आपको आश्चर्य होगा और सुखद आश्चर्य होना चाहिए, वो ये कि 300 विद्यालय की स्थापना की। 300 विद्यालय स्थापित किए। 300 विद्यालय स्थापित किए। वास्तव में ये जैसे एक संत नहीं होता है, संत पूरे जीवन उस धुन पर लगा ही रहता है, उस संत वृत्ति से ये शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे रहे, इसलिए इनको राजस्थान का शिक्षा संत भी कहा जाता है। राजस्थान का शिक्षा संत भी कहा जाता है। राजस्थान का शिक्षा संत भी कहा जाता है। तो आप देखिए कि स्वामी केशवानंद के बारे में जो जानकारी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो जानकारी हमने यहाँ पर लिखी है। और आप देख सकते हैं इसमें गुरु का नाम, बचपन का नाम क्या था, नाम बदलने वाले कौन थे, कहाँ भेंट की, साहित्य सदन की स्थापना कहाँ की, दीपक नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, चल पुस्तकालय, वाचनालय। आप देखिए कि बीकानेर क्षेत्र में 300 विद्यालय, ग्रामोत्थान, संग्रहालय और मूल गांव मंगलूना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं दोस्तों कि स्वामी केशवानंद ने इस प्रकार आगे बढ़ करके काम किया था और शायद ऐसे ही काम करने वालों के कारण शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो है आगे बढ़ाने के अंदर ये काफ़ी सहयोग मिला होगा, लोगों ने काम किया होगा। ऐसे ही हम सीकर क्षेत्र के पहले हम कर चुके हैं, उसके बाद भी हम देख लेते हैं कि चौधरी हरलाल सिंह की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, यद्यपि ज़्यादा नहीं है, पर चूँकि चौधरी हरलाल सिंह ने एक संस्था की स्थापना की थी और उसके द्वारा उन्होंने कुछ काम किया, इसलिए चौधरी हरलाल सिंह की हम चर्चा कर लेते हैं। तो चौधरी हरलाल सिंह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो आपको, पीडीएफ जब आप देखें तो दिक्कत नहीं आए। चौधरी हरलाल सिंह के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं वो ये कि ये हनुमतपुरा गांव के निवासी थे। हनुमतपुरा गांव के निवासी थे और
चौधरी हरलाल सिंह ने 1921 में किसान पंचायतों का गठन किया था। किसान पंचायतों का गठन किया। सीकर क्षेत्र में सबसे पहले किसान पंचायतों का गठन करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो चौधरी हरलाल सिंह थे। सीकर क्षेत्र में सबसे पहले किसान पंचायतों का गठन अगर किसी ने किया तो चौधरी हरलाल सिंह ने किया। मित्रों, आप जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हो ना, तब आप देखिए 1917 में 1917 में आप ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना ऐसा पढ़ते हो, है ना। विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो देखिए, राजस्थान में सबसे पहले अगर पंचायतों की स्थापना हुई तो फिर बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपर माल क्षेत्र में हुई। किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब की? 1917 में की। उसके बाद अगर राजस्थान में कहीं पर पंचायतों की स्थापना हुई तो 1921 में आप देखिए चौधरी हरलाल सिंह ने, यानी वो 1917 या 1921। इसलिए मैंने कहा कि चौधरी हरलाल सिंह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चौधरी हरलाल सिंह की जो पत्नी, यद्यपि मैं महिलाओं की चर्चा अलग से करने वाला हूं, फिर भी मैं कर लेता हूं। और किशोरी देवी का नाम किसने नहीं सुना? सब ने सुना होगा, किशोरी देवी। एक किशोरी देवी जिनके नेतृत्व में कटराथल में 10,000 से अधिक महिलाओं का सम्मेलन हुआ, राजस्थान का प्रथम महिला सम्मेलन कहलाया। हम किशोर देवी का उल्लेख अलग से करने वाले हैं, इसलिए केवल यहाँ पर मैं लिख के छोड़ता हूँ। तो चौधरी हरलाल सिंह के बारे में हमने बातचीत कर ली। हनुमतपुरा किसान पंचायतों का गठन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, किसान पंचायतों का गठन। तो किसान पंचायतों का गठन 1921 में करने वाले व्यक्ति कौन थे? चौधरी हरलाल सिंह थे। चौधरी हरलाल सिंह। तो इस प्रकार हमने सीकर की पर्याप्त बातचीत कर ली है, झुंझुनू की पर्याप्त बातचीत कर ली है, जयपुर की पर्याप्त बातचीत कर ली है। तो दोस्तों, ये जो हमने बातचीत की है, तो इस बातचीत के बाद मुझे लगता है कि आपको ये सब तो ध्यान आ ही जाना चाहिए। तो खैर, आपको याद आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे, और वो हम आगे जब बढ़ जाते हैं तो आप देखिए कि मुझे लगता है कि एक दशरथ शर्मा की बातचीत नहीं हो पाई होगी, कन्हैयालाल सेठिया की बातचीत नहीं हो पाई होगी। तो दशरथ शर्मा, कन्हैयालाल सेठिया, इन सब की बातचीत हम कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम चूरू जिले की बात कर लेते हैं। चूरू जिले के डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा चूरू के थे और इतिहासकार थे। दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा ये इतिहासकार थे। और इनकी जो प्रमुख रचना है वह अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी, यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई किताब है तो यही है अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी इनकी किताबें तो इनकी और भी हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग, लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। देखो उन्होंने क्या किया। तो ये तो प्रमुख रचना है। अन्य रचनाओं में हम बात कर लेते हैं। अन्य, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व उनका युग। तो ये भी इनकी ठीक किताब है। एक इन्होंने लेक्चर दिए दोस्तों। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो चौहान वंश के ऊपर या यूँ कहिए राजाओं के ऊपर, रजवाड़ों के ऊपर अपने जो लेसन्स दिए,
वो जो 7 लेसन हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं और उन 7 लेसन्स को ही बाइंड अप करके वो सब जगह वो पढ़ाया जाता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको कहा जाता है लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। ये 1969 में इन्होंने दिए थे। तो 1969 में इनके जो व्याख्यान हैं व्याख्यान दिए उनको संकलित करके पढ़ाया जाता है और वो लेक्चर्स ऑन द राजपूत हिस्ट्री लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर वो है। लेक्चर्स ऑन द राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये इस नाम से अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के साथ ही सुमिलित करना है। आपने डूंगर कॉलेज का नाम तो सुना ही होगा। महाराजा डूंगर सिंह के नाम से महाराजा गंगा सिंह के द्वारा डूंगर कॉलेज की स्थापना की गई थी बीकानेर के अंदर। तो उस डूंगर कॉलेज में संस्कृत के आचार्य भी रहे थे। डूंगर कॉलेज में इन्होंने सेवा भी दी थी, यानी नौकरी भी की थी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। और भिन्न भिन्न व्याख्यानों में उन्होंने राजपूत इतिहास के बारे में बताया, पर सर्वाधिक इन्होंने जोर अगर किसी पर दिया, यानी इनकी रिसर्च अगर किसी एक वंश पर रही थी तो वो वंश था चौहान वंश। इसलिए चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे जो उत्तम व्यक्ति हैं वो कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के जो अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक है वो उत्तम व्यक्ति हैं दशरथ शर्मा। और उनकी रचना कौन सी है? अर्ली चौहान डायनेस्टी। इनके द्वारा चौहान वंश पर सर्वाधिक प्रकाश डाला गया। तो व्याख्यान माला जो इन्होंने दी है वो 1969 में व्याख्यान दिए और ये व्याख्यान मिला के कहलाते हैं लेक्चर्स ऑन द राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इस प्रकार इनके जो 7 भाषण हैं, इन 7 भाषणों को संग्रहित या संकलित करके पढ़ाया जाता है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में हमने बातचीत की। 1903 से 1976 तक इनका जीवन काल रहा। यद्यपि ये सब कोई पूछता नहीं है आपसे कौन कब से कब तक रहा है, तो 1903 से 1976 तक का इनका जीवन काल रहा है। तो आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने लिए जो है वो याद रख लीजिएगा दोस्तों, अर्ली चौहान डायनेस्टी वाली बात है। ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर बनता है। तो अन्य रचना क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग और उनके जो व्याख्यान है। ये लेक्चर्स कितने हैं कुल मिला के? लेक्चर्स कितने हैं? 7 लेक्चर्स हैं, 7 व्याख्यान है। तो ये 7 जो व्याख्यान है, इन 7 व्याख्यानों को संकलित करके जो प्रकाशित किया गया उसका नाम क्या रखा? लेक्चर्स ऑन द राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इस प्रकार दशरथ शर्मा के अलावा चूरू से देखो 2 हीरे बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चूरू से, यद्यपि मैं 2 की बजाय 3 की बात करूं, पर लेखन से संबंधित अगर कोई मैं बात करूं तो 2 की बात करूं लेखन से संबंधित। एक तो ये हमने की डॉक्टर दशरथ शर्मा की, दूसरी वो जिनके बारे में उनका तो गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि उस गीत के कारण लिखा बहुत कुछ, पर एक गीत के कारण वो विख्यात हो गए और वो है धरती धोरारी। ई धरती रो रुतबो ऊंचो, आ बात कभी कूचो कूचो। किसने लिखा कि पाथड़ और पिथड़ किसने लिखा? कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया जो चूरू जिले से थे पर चूरू से नहीं थे। चूरू जिले से तो थे पर चूरू शहर से नहीं थे, वो थे सुजानगढ़ से। तो कन्हैयालाल सेठिया की हम बात कर लेते हैं सर। कन्हैयालाल सेठिया कन्हैयालाल सेठिया। धरती धोरारी ई धरती रो रुतबो ऊंचो, आ बात कभी कूचो कूचो। आप देखिए कि
राजस्थानी भाषा के हिसाब से हम इन्हें राजस्थानी के भीष्म पितामह के नाम से भी जान सकते हैं। सुजानगढ़, मैंने कहा कि सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ। बहुत सारी पुस्तकें हैं, बनफूल, अग्निवाण, अग्निवीणा, लीलटास, निर्ग्रंथ, शबद, क्या बात है, बहुत अच्छी इनकी किताबें हैं। तो आप देखिए कन्हैयालाल, ये 1900 आप देखिए कि जब 1919 में, आप देखिए कि 1919 में मार्च में रॉलेट एक्ट आया था, तो सितंबर में इनका जन्म हो गया था। तो 1919 से लेकर के 2008 ईस्वी तक इनका काल रहा है। यानी कन्हैयालाल सेठिया को गए बहुत दिन नहीं हुए हैं, यानी बहुत वर्ष नहीं हुए हैं, 2008 में ही गए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कन्हैयालाल सेठिया को देखा है, मिले हैं, उनसे सुना है पर्सनल, तो ये उनका सौभाग्य ही रहा होगा। तो कन्हैयालाल सेठिया, क्योंकि बच्चों को तो तब पता लगता है, यानी भावी पीढ़ी को तब पता लगता है जब कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो चुका होता है, सरकारें उनको इनाम देती हैं, पुरस्कार देती हैं, पद्म भूषण देती हैं, है ना, इस प्रकार से। तब तक तो उनके जीवन का बहुत सारा समय गुजर हो सकता है, वही गुजर जाते गए। पर कोई व्यक्ति, वो किसी ने कहा कि अगर तुम अमर होना चाहे तो क्या करोगे, तो उनका कि कोई दवाई ऐसी खाऊंगा। अरे क्या दवाई मत खाओ, आप कुछ ऐसा लिख करके चले जाओ कि आप शारीरिक रूप से रहो न रहो, पर आप आत्मिक रूप से, आप अपने रचनाओं के माध्यम से सबके हृदय में सदैव रहें। तो इस प्रकार आप देखिए, ये कन्हैयालाल सेठिया सबके हृदय में रहने वाले हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया हैं, ये मूलतः कहाँ के थे? सुजानगढ़ के थे। तो मूलतः कहाँ के थे दोस्तों? सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ है? चूरू। ओके। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया की जो आप देखो प्रमुख रचनाएं, कन्हैयालाल सेठिया की अगर आप प्रमुख रचनाएं देखें तो इनकी जो पहली रचना है 1941 में इन्होंने रची, वो वनफूल थी, पहली रचना। आप देखिए कि अग्निवीणा, निर्ग्रंथ, शपथ, कितनी सारी रचनाएं की। गीत लिखे, धरती धोराली, गीत लिखा, पाथड़ और पिथड़। बनफूल के लिए तो ये मैंने कहा ना 1941 में इन्होंने ये लिखा, और बनफूल जो लिखा उसके लिए इन्होंने इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है, ये माना जाता है इनका प्रथम काव्य संग्रह। तो याद रखिए, इनका प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह। तो कन्हैयालाल सेठिया का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो वनफूल है। और अगली साल अग्निवीणा, इसके कारण तो इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा 1942। उस समय आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इसके कारण राजद्रोह का आरोप लगा। कौन सी रचना के कारण राजद्रोह का आरोप लगा? अग्निवीणा। अग्नि नाम भी ऐसा ही, देखो अग्निवीणा के नाम पर इन पर राजद्रोह का आरोप लगा। और देखो लीलटास इनका ऐसा ग्रंथ रहा है। लीलटास कहाँ से लिखो? लीलटास, चलो यहाँ लिखता हूँ, लीलटास। लीलटास सबसे प्रसिद्ध कृति इनकी लीलटास, 1976 में लीलटास के कारण ही और इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था। तो इन्हीं के कारण 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया था। निर्ग्रंथ के कारण इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार मिला, मूर्ति देवी पुरस्कार मिला इसके कारण। और शपथ के कारण एक बहुत, देखो एक क्या अजीब सा और इंटरेस्टिंग जो शब्द है इसके ऊपर,
कि सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार मिला इन्हें, सत्यवादी के लिए, और शब्द के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। शब्द के लिए इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। और एक रचना इनकी सत्यवादी, ये सब रचनाएं हैं। सत्यवादी के लिए इन्हें, जो सत्यवादी है, देखो एक जो पाथल और पिथल वो बहुत अधिक लोकप्रिय रही इनकी, पाथल और पिथल और धरती धोरारी, ये 2 गीत थे इनके। और सत्यवादी के लिए इन्हें टाटिया पुरस्कार मिला। तो मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण बातें वो इसमें आ गई है। तो जो टाटिया पुरस्कार है, टाटिया पुरस्कार नाम भी बड़ा अजीब सा है, देखो टाटिया पुरस्कार है, ये हेतु लिख देता हूँ तो समझ जाइएगा। तो रचनाएं सत्यवादी, शपथ, लीलटास, निर्ग्रंथ, अग्नि, वीणा, वनफूल, ये सब। वनफूल पहले है, लीलटा सबसे अधिक लोकप्रिय है, वो यही है। तो सबसे अधिक लोकप्रिय है वो यही है। और इनके जो 2 गीत थे ना, गीत, वो गीत कौन से दोस्तों? गीत एक तो धरती धोरारी, धरती धोरारी, और दूसरा है पाथल व पीथल। इसमें जो पाथल है वो तो है महाराणा प्रताप, और पीथल है वो है पृथ्वीराज राठौड़। पाथल तो कौन है? महाराणा प्रताप, और पीथल कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। इस पर प्रश्न पूछा गया है कि पाथल कौन है और पीथल कौन है। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये जो कन्हैयालाल सेठिया ना, कन्हैयालाल सेठिया का तो वैसे भी बहुत योगदान रहा है दोस्तों। इसके अतिरिक्त भी कन्हैयालाल सेठिया है, उन्होंने कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य रहे थे। ये कुशलगढ़ प्रजामंडल के, कुशलगढ़ प्रजामंडल है, प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य रहे। सदस्य रहे 1942 में। देखो कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में कुशलगढ़ है। और कुशलगढ़ पंजाब प्रजामंडल की जो स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम ने की, और भंवरलाल निगम के साथ अगर कोई थे तो कन्हैयालाल सेठिया थे। तो कन्हैयालाल सेठिया, भंवरलाल निगम ने मिलकर 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। आप देखिए तो ये काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे कन्हैयालाल सेठिया। तो जन जागृति में भी रहे, लेखन में भी रहे, गीतों में भी रहे। तो इस प्रकार से कन्हैयालाल सेठिया की जो पर्सनैलिटी है वो वास्तव में, इस तरह के व्यक्ति राजस्थान में हुए तो राजस्थान की जो धरा है वो वास्तव में धन्य हो गई। तो आप देखिए जो रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं का नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, रचनाओं का नाम आप याद रखिएगा। लीलटास तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक मार्किंग मैंने इसी को की है, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको इसी के कारण मिला है, लीलटास के कारण ही इनको मिला है। तो बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि कहीं आपको यूँ नहीं लगे कि सर ज़्यादा बता रहे हो आप, तो पर इतना बताना तो बहुत आवश्यक है। तो एक तो बनफूल याद कर लीजिए, जो पहला अगर आपको यूँ लगता है ना कि ये ज़्यादा है, तो बनफूल याद कर लीजिए और लीलटास याद कर लीजिए, है ना। ये 2 तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इससे कम तो मैं नहीं कर सकता। और बाकी आपको नाम तो ज़रूर देख लीजिएगा, शपथ, निर्ग्रंथ, अग्नि, अग्नि की शपथ ऐसे याद कर लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से तो इतना हमने कर लिया है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, अर्ली चौहान डायनेस्टी, और लेक्चर ऑन द राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनका युग। तो इस प्रकार इतना हमने बातचीत कर ली है। अगले कालांश में हम बातचीत करेंगे चूरू जिले के ही स्वामी गोपाल दास की, और अगर कोई अन्य अब तक जो जिले कर चुके हैं उनमें कोई शेष रहा होगा तो उसको भी हम करेंगे, और नेक्स्ट जिलों की तरफ चलेंगे। मित्रों, ये पर्सनालिटीज़ की यो कहें कि श्रृंखला है, पर्सनालिटीज़ के पीरियड्स हैं, मानी उनके कालांश हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं गोलमाल कर दूं, एक ही पीरियड में 2-3 पीरियड में सबको थोड़ा थोड़ा बता करके, ऐसा नहीं। अपितु इनकी महत्वपूर्ण बातें छोटी नहीं, इसलिए भले ही एक कालांश में 2-3 पर्सनालिटी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं,
पर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज इतना ही, मैं फिर आऊँगा नई पर्सनैलिटीज़ के साथ और उनकी पुरानी पुरानी बातों के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।